हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सागा। आज मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित एमसीक्यू का पार्ट 1 लेकर आया हूँ, जिसमें कुल 10 प्रश्न हैं और आगे भी हमसे जुड़े रहिएंगे। अगर आप तो आपको और भी इसके आगे वाले पार्ट मिल सकेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं? धनपुर जिला बिलासपुर, अर्जुनी जिला दुर्ग, सिंघनपुर जिला रायगढ़ और कबड़ा पहाड़ जिला रायगढ़। ठीक है, इसको हमें सही कालक्रम के अनुसार दर्शाना होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, कालानुक्रम की बात हो रही है तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा पूर्व पाषाण युग। तो पूर्व पाषाण युग के जो औजार हैं वो हमको प्राप्त हुए हैं महानदी घाटी से, और महानदी घाटी के अलावा सिंघनपुर से। ठीक है, तो ये जो सिंघनपुर है ये हमारा रायगढ़ जिले में पड़ता है। उसके बाद अब आता है हमारा मध्य पाषाण युग। तो मध्य पाषाण युग के जो औजार हैं वह हमें रायगढ़ के कबरा पहाड़ से मिलते हैं। उसके बाद ये रायगढ़ के कबरा पहाड़ से तो मिलते हैं, लेकिन कहाँ पर? तो चित्रित शैलाश्रय के निकट हमें ये प्राप्त होते हैं। और ये किस प्रकार के होते हैं? तो यह लंबे फलक वाले अर्धचंद्राकार और लघु पाषाण से बने हथियार होते हैं। उसके बाद आता है उत्तर पाषाण युग। तो उत्तर पाषाण युग के जो औजार हैं वह हमें महानदी घाटी, महानदी घाटी के अलावा धनपुर, धनपुर जो कि बिलासपुर जिले में पड़ता है, और इसके अलावा सिंघनपुर जो कि रायगढ़ जिले में पड़ता है, वहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमारा आता है नवपाषाण युग। और जो नवपाषाण युग के औजार हैं वह दुर्ग जिले के अर्जुनी से हमें प्राप्त होता है या प्राप्त हुए हैं, और राजनांदगांव के चितवा डोंगरी नामक जो स्थान है वहाँ से ये हमें प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा टेरम टेरम करके एक जगह है रायगढ़ में, वहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। और जो नवपाषाण युग है तो यहाँ के जो लोग होते थे नवपाषाण युग में, वह गुफाओं में चित्रकारी करने की जो कला होती थी वो सब जानते थे। नवपाषाण युग के बाद आता है हमारा ताम्र युग। नवपाषाण युग के बाद ताम्र युग के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें महापाषाण जो स्मारक होते हैं वो प्राप्त हुए हैं। महापाषाण स्मारक ताम्र युग से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस महापाषाण स्मारक को पट्टतुम्ब भी स्मारक भी कहा जाता है। ठीक है, या महापाषाण पट्टतुम्ब कहा जाता है, और इसको डॉलमेन भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि दुर्ग जिले के चिररारी, सोरर और करही बदर से भी प्राप्त हुए हैं। ये क्या होता था महापाषाण स्मारक? तो ये जो महापाषाण स्मारक होता था तो ये शव के पास बड़े बड़े पाषाण रखे जाते थे, तो उसे ही महापाषाण स्मारक कहा जाता है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो धनोरा ग्राम है वहाँ से 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसकी खोज किसने की है, मतलब इसका सर्वेक्षण किसने किया है? तो ये किया है जे.आर. काम्बले, और जे.आर. काम्बले के साथ साथ रमेंद्रनाथ मिश्र ने। अब ये तो जो धानोरा ग्राम था तो वहाँ के जो महापाषाण स्मारक थे उनकी खोज की थी जे.आर. काम्बले और रमेंद्रनाथ मिश्र ने। लेकिन आपका एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो चितवा डोंगरी है, तो चितवा डोंगरी में भी ऐसी खोज, मतलब चितवा डोंगरी के जो थे तथ्य, उसकी खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसकी खोज भी आपके रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल ने
मिलकर की थी। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है महापाषाण युग से जुड़े जितने भी तथ्य हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए है कनिंघम, ऑप्शन बी है मोरेश्वर दीक्षित, ऑप्शन सी है के डी वाजपेयी और ऑप्शन डी है लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मोरेश्वर दीक्षित। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं ए दक्षिण कोशल, बी चेदिसगढ़, सी दंडकारण्य और डी गोंडवाना। ठीक है, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट, और इसमें ऑप्शन ई भी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो वैदिक काल था इसमें छत्तीसगढ़ का कोई भी नाम इसलिए नहीं है क्योंकि इस समय छत्तीसगढ़ की खोज ही नहीं हुई थी, मतलब ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं। दंडकारण्य की बात कर देते हैं तो पुराने ज़माने में जो बस्तर का क्षेत्र था उसको दंडकारण्य कहा जाता था और पुराने ज़माने में ही दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ को कहा जाता था, लेकिन वैदिक काल के बाद, न कि वैदिक काल में। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के चेतवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हमारे ऑप्शंस हैं जे आर काम्बले एवं रमेंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल एवं अरुण शर्मा एवं विष्णु श्रीधर वाकड़कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र। तो देखिए, यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाता है कि चेतवा डोंगरी का जो है शैल चित्र, तो उसकी खोज तो की है भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र ने, लेकिन यहाँ पे जब प्रश्न आता है तो लोग कई बार जे आर काम्बले और रमेंद्रनाथ मिश्र आंसर डाल देते हैं, क्योंकि इन्होंने चेतवा डोंगरी की खोज नहीं की है। इन्होंने धनोरा जनक नामक जो ग्राम है, यहाँ से 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं। तो इसका सर्वेक्षण जे आर काम्बले और रमेंद्रनाथ मिश्र ने किया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राम की माता कौशल्या के पिता का क्या नाम था? ऑप्शंस हैं ए वाल्मीकि, बी जनक, सी भानुमंत और डी कोसल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा भानुमंत। तो जो राम की माता कौशल्या थी उनके पिता का नाम था भानुमंत। वाल्मीकि जो राम के गुरु हुआ करते थे, इनका नाम वाल्मीकि था। मान्यता है कि जो छत्तीसगढ़ का तुरतुरिया नामक स्थान है, तो सीता जो माता थी वो राम के त्याग के बाद यहीं रहती थी। वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि हैं उनकी शरण में। ठीक है, और यहीं लव और कुश जो थे, जो कि राम और सीता के पुत्र थे, इनका जन्म हुआ था। बात कर लेते हैं ऑप्शन बी जनक की। तो ये जो रानी सीता थी, इनके पिता का नाम जनक था, जो जनकपुरी के राजा हुआ करते थे, और इसीलिए सीता को जानकी कहा जाता था। कौशल, तो जो कौशल है, तो ये जो दक्षिण कौशल या कौशल है, ये वहाँ के अत्यंत प्रतापी राजा हुआ करते थे, ऐसी मान्यता है, और इन्हीं के नाम पे इस क्षेत्र का नाम दक्षिण कौशल या कौशल पड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, राम के पुत्र कुश की राजधानी थी? ऑप्शंस हैं ए श्रावस्ती, बी कुशस्थली, सी अयोध्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुशस्थली। तो देखिए, राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। तो जो कुश थे, इन्हें दक्षिण कौशल का क्षेत्र मिला था और वहाँ इनकी राजधानी थी कुशस्थली, और जो लव थे, इन्हें उत्तर कौशल का क्षेत्र मिला था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। और अयोध्या तो आप सभी जानते थे कि जो राजा राम और दशरथ थे,
ये अयोध्या में ही निवास करते थे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। मतलब जो राजा मोरध्वज थे उनका संबंध आरंग और रतनपुर से जोड़ा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी 5वीं सदी में, 7वीं सदी में, 6वीं सदी में या 8वीं सदी में? तो जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था इसने 7वीं सदी में सिरपुर की यात्रा की थी। अब इसके यात्रा विवरण से हमें पता चलता है कि जो सम्राट अशोक थे इन्होंने बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और मौर्य काल के सिक्के अकलतरा, ठठारी, बार और बिलासपुर में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो महाराज अशोक थे ये मौर्य वंशी थे, इसलिए इनके सिक्के के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि अकलतरा, ठठारी, बार और बिलासपुर नामक जगह से ये प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सुतनुका नामक देवदासी एवं उनके प्रेमी देवदत्त का उल्लेख है। ऑप्शन हैं ए जोगीमारा, बी सीता बेंगरा, सी कैलाश या डी कुटुमसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जोगीमारा। तो रामगढ़ के पास है जोगीमारा और सीता बेंगरा की गुफा। तो यहाँ पर ही जो सुतनुका नामक देवदासी थी और उसका प्रेमी जो था देवदत्त, उसकी उनकी प्रेम कहानी का उल्लेख किया गया है। जोगीमारा नामक जो गुफा है और जो सीता बेंगरा नामक की गुफा हम देख रहे हैं, तो ये विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला मानी गई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला अगर पूछा जाता है तो ये सीता बेंगरा इसका उत्तर होगा। इसके अलावा मौर्यकालीन जानकारी रायपुर जिले के तारापुर, आरंग, उड़ेला में मिली आहत मुद्राएं हैं उनसे प्राप्त होती है। आहत मुद्राएं यहाँ जो मिली है वह 12 रत्ती की है। अब आहत मुद्रा का क्या अर्थ होता है? तो जो आहत मुद्रा होती है उसे पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। आहत मुद्रा मतलब ठोक पीट कर बनाई जाती थी जो मुद्राएं, आहत से ही स्पष्ट नाम है कि पीट कर बनाई जाती थी या पंच किया जाता था इसको, इसलिए इसके आहत मुद्रा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहन राजा अपीलक जो थे उनकी एकमात्र मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन हैं ए बालपुर, बी गूंजी, सी किरारी और डी बूढ़ी खार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बालपुर। तो जो सातवाहन राजा अपीलक थे इनकी मुद्रा रायगढ़ जिले के बालपुर नामक स्थल से प्राप्त हुई है। अब अपीलक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका उल्लेख सातवाहन वंश के अभिलेखों में नहीं मिलता, परंतु पौराणिक विवरण जो हैं उनसे इनके सातवाहन राजा होने की पुष्टि होती है। उसके बाद गुंजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुंजी है हमारा शक्ति के निकट, ठीक है। इसका एक नाम और है ऋषभ तीर्थ। ऋषभ तीर्थ के नाम से भी हम गुंजी को जानते हैं। तो यहाँ से वरदत्त श्री नामक जो राजा थे, सातवाहन राजा ही थे वरदत्त श्री, इनका शिलालेख मिला है गुंजी से। उसके बाद बात कर लेते हैं किरारी। तो किरारी में जांजगीर चांपा जिले में पड़ता है किरारी। यहाँ एक काष्ठ स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। किरारी जांजगीर चांपा जिले में कहाँ पर है? चंद्रपुर के पास। तो काष्ठ स्तंभ लेख यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। और इस अंचल जो है ये, वहाँ से हमें बहुत सारे आयताकार सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक और हाथी और दूसरी ओर स्त्री या नाग का अंकन है।
जो सातवाहनों का ये प्रतीक हुआ करता था, तो इसलिए इसे सातवाहनकालीन ही माना जाता है। उसके बाद ऑप्शन डी है बूढ़ी खार। तो बूढ़ी खार में एक प्रतिमा प्राप्त हुई है जो लेख युक्त है, मतलब उसमें लेख लिखा हुआ है। ऐसी प्रतिमा हमें बूढ़ी खार से प्राप्त हुई है। उसके अलावा जो प्रसिद्ध चीनी यात्री युआन चौंग था, ठीक है, उसने दक्षिण कौशल की राजधानी के निकट एक पर्वत पर सातवाहन राजा के सुरंग खुदवाकर प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागार्जुन थे, उनके लिए एक 5 मंजिला संघाराम बनवाया था। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे। आप अपने सुझाव व सवाल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।